Once again, very warm welcome to all of you at YouTube channel of India's fastest and latest growing learning platform, Vyas Edification Kota. This is Akhilesh Kumar, graduate from IIT Kanpur. Today's session, I am going to discuss the paper of CBSE from 2016 to 2020 from the chapter called Surface Chemistry. So let's take a first question. See, what you will get in this video? First of all, in this video you will get latest syllabus analysis chapter wise. जैसा कि हमने पहले भी देखा है. Important topics from NCERT. Then we will talk about the deleted topic. जो डिलीट हो गया है, जो कवर नहीं किया जा रहा है, उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे. Then video solution, we are obviously providing the video solution and you can see we are discussing every question exhaustively, right? So this is our USP. Syllabus. What is the syllabus? Syllabus जो कवर किया गया that is adsorption, physisorption, chemisorption, फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस, किस तरह से कौन कौन सा फैक्टर टेम्परेचर प्रेशर किस तरह से अफेक्ट करते हैं एडजॉर्प्शन के लिए. कोलाइडल स्टेट, डिस्टिंक्शन बिटवीन द सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन. विल टॉक अबाउट लाइफोबिक, लाइफिलिक क्या होता है, लाइफोबिक क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर, एसोसिएटेड कोलाइड, माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड. विल सी अबाउट एवरीथिंग. टिंडाल इफेक्ट में जो डेफिनेशन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे. ब्राउनियन मूवमेंट एक ऐसे मतलब आज से 20 साल पहले से भी इसके क्वेश्चंस आए जा रहे हैं और लगातार आ रहे हैं. इलेक्ट्रोफोरेसिस काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है. आई विल टॉक अबाउट द कोगुलेशन. ओके, सो अब इसकी एनालिसिस में हम देख लेते हैं कि क्या क्या कवर किया गया है 16 से 2020 के बीच में, कहाँ से क्वेश्चंस के जलवे हैं. अगर 16 में देखा जाए हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, क्योंकि 18 में आप देखो 18 में एक पेपर हुआ है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है. तो आप देख सकते हो ऑन एवरेज 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं. 16 में 1 या 2 क्वेश्चन से आए हैं. अब यहाँ पे जो पेपर डिस्कशन है, क्या ये केवल 5 पेपर है? चूंकि तो 5 साल लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है. हम 18 पेपर को डिस्कस कर रहे हैं. 18 पेपर, हाँ सारे, अगर नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन अगर मिला दिया जाए, साउथ जोन, ऑल इंडिया सारे जोन मिलाकर 18 पेपर ऑर्गेनाइज पिछले 5 सालों में डिफरेंट पेपर्स हुए हैं. उन सभी पेपर्स का डिस्कशन कर रहे हैं. तो 16 में ऑन एवरेज देखा जाए तो जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से हर एक पेपर में 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. कोई एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, कोई क्वेश्चन 2 मार्क का है. इससे ज़्यादा इसमें क्योंकि न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है, थ्योरेटिकली 2 पॉइंट 1 पॉइंट लिखकर आपको आंसर्स पूछता है ना. तो अगर सब टॉपिक देखा जाए तो इसमें एब्जॉर्प्शन, कोलाइडल सोल, कोगुलेशन, इलेक्ट्रोस्मोसिस और जीटा पोटेंशियल के बारे में बात किया है 16 में. अच्छा, 17 में एब्जॉर्प्शन, कोलाइडल सॉल्यूशन, टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोगुलेशन एंड इलेक्ट्रोस्मोसिस. यहाँ पे जीटा पोटेंशियल की बात 17 में नहीं किया है. 18 में एक क्वेश्चन आया था, दैट इज फ्रॉम इमल्सन, और इमल्सन इस जो टॉपिक है वो 30% वाले में वो चला गया है और रिड्यूस हो चुका है. तो इमल्सन 19 में अगर देखा जाए 2 से 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, और ऑन एवरेज देखा जाए तो इस तरह से 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. एब्जॉर्प्शन, कोलाइडल सोल, और अगेन जो 16 का सिलेबस है ऑलमोस्ट इसने 19 में सेम कवर हुआ है. अगर 20 में बात करें सो यहाँ पे आई थिंक दिस इज अ टाइपो एरर, ऑलमोस्ट सेम थिंग्स पूछा गया है. ओके, सो अगर हम बात करें तो ये चैप्टर थ्योरेटिकली अपीलिंग है, न्यूमेरिकली इसमें नहीं पूछा जाता है. 1-2 पॉइंट अगर ध्यान में होगा, यू कैन इजिली गेट दिस चैप्टर. ओके, तो इसमें ये जो यूनिट 5 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इसमें जो पोर्शन रिड्यूस किया गया है एक बार देख लेते हैं. इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन, कैटालिसिस, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस को रिमूव कर दिया गया. एंजाइम, कैटालिस्ट वगैरह जो भी हम पढ़ते थे वो सारी चीजें रिमूव हो गई है, रिड्यूस हो गई है बेसिकली. Okay, so let's talk about the questions of adsorptions. See, the first question, differentiate between adsorption and absorption. अगर ये क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में एब्जॉर्प्शन के लिए क्या ख्याल है, ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन एक ख्याल आपके लिए फिक्स होना चाहिए
क्या है? एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। क्या है? सरफेस फिनोमिना। एंड और दूसरी साइड में अगर देखा जाए एब्जॉर्प्शन ए बल्क फिनोमिना है। अगर सरफेस फिनोमिना की बात की जाए तो सरफेस फिनोमिना होती क्या चीज है? सरफेस फिनोमिना को अगर अंडरस्टैंड करते हैं, विल नो द आंसर वी नो, लेकिन समझते हैं अगर पहली पॉइंट अगर लिखने की जरूरत आई, चूंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको एक डिफरेंस दोनों में एक एक पॉइंट लिखनी है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। एब्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन होती क्या चीज है पहले पढ़ लेते हैं। द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एब्जॉर्प्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि अगर कोई सरफेस है, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आके क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। कहां पे? ओनली एट अ सरफेस। पूरे जो अगर हम बात करें बल्क में नहीं, केवल और केवल सरफेस पे अगर बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं मॉलिक्यूलर स्पीसीज, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। Okay, so the accumulation of molecular species at the surface rather than the bulk of a solid or liquid is termed adsorption. अगर हम absorption की बात करें, ये कौन सी फिनोमेना है? absorption में क्या होता है? मॉलिक्यूल पूरे सरफेस पे, मतलब सरफेस के अलावा वहां पर देखा जाए पूरे बल्क में आके absorb हो जाते हैं, अंदर खींचे जाते हैं। अगर आपने बिस्किट खाया होगा चाय में डुबो के, कौन सी जो बिस्किट आती है और रस टाइप की जो बिस्किट आती है, उसमें अगर आपने चाय में डुबोगे तो क्या होती है? वो जो चाय आती है पूरे अंदर तक खींच लेती है। राइट राइट, दिस इज द एब्जॉर्प्शन फेनोमेना। और एडजॉर्प्शन की बात करें, जैसे कार है, कार के वॉल पे देखते होंगे, मोबाइल लैपटॉप वगैरह के सरफेस पे डस्ट जमा हो जाता है। अब डस्ट जमा तो अंदर में थोड़ी आ जाता है, वो क्या होता है? सरफेस पर होता है, दैट इज एडजॉर्प्शन फिनोमेना। इसका मतलब अगर समझा जाए तो देखो, एक सरफेस है, एक कोई सरफेस है, हाँ सरफेस है। अब एडजॉर्प्शन में होगा क्या कि पार्टिकल्स इस तरह से बैठ जाएंगे चारों तरफ। राइट, इस तरह से बैठते हैं, इस तरह से बैठते हैं। मोनोलेयर क्या बनाते हैं? और भी लेयर बना सकते हैं, मल्टी लेयर भी एडजॉर्प्शन होते हैं। तो इस तरह से बैठ गए, इस पार्टिकल में, मतलब बल्क में नहीं इंटर किए, इंटरनली इनका अंदर आंतरिक मामले में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो मान लेते हैं सरफेस है, कॉटन ले लो आप, कॉटन का बेहतरीन एग्जांपल, यू कैन टेक कॉटन। कॉटन कुछ इस तरह से होता है शेप में, राइट, कुछ इस तरह से आप अज्यूम करें। अब अगर हम मान लेते हैं इसको वाटर में डिसॉल्व किए, पूरा का पूरा कॉटन गीला हो जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स तो सरफेस पे है, सरफेस पे कोई नहीं रोक रहा है, मॉलिक्यूल ऑब्वियसली पहले सरफेस पे आएगा, सरफेस पे आएगा। उसके साथ साथ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कहां चले जाते हैं? इंटरनल, आंतरिक मामले में भी हस्तक्षेप करते हैं, है ना, अंदर भी चले जाते हैं। तो ऑब्वियसली इस जो सरफेस है जिसको हम एडजॉर्बेंट कहते हैं, वन इज एडजॉर्बेंट, राइट। तो जो सरफेस है, सरफेस में, वो सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि कितना पार्टिकल को एडजॉर्ब कर रहा है, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर एडजॉर्प्शन, अब इसकी रीजन क्या है? आई विल टॉक अबाउट इन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन, तो थोड़ा ज़्यादा हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमें केवल एक पॉइंट पूछा है कि बताओ कि क्या डिफरेंस है। तो वन इज सरफेस, अनदर इज बल्क। सरफेस फिनोमेना को आप समझा दो, बल्क फिनोमेना को आप समझा दो, काम हो जाएगा। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, write one dissimilarity between physisorption and chemisorption. इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है physisorption and chemisorption में? अच्छा, देखो, एक जो हमें एनसीईआरटी में दे रखा है, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के दो पार्ट, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। और फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में फिजिजॉर्प्शन कहते हैं और केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन कहते हैं। अगर वन सिमिलरिटी पूछा है तो ये दोनों तो एडजॉर्प्शन के पार्ट हैं, और एडजॉर्प्शन जो होती है सरफेस फिनोमेना होती है। तो क्या इसमें सिमिलरिटी है? हाँ, एक सिमिलरिटी है कि बोथ आर सरफेस फिनोमेना।
ओके, बोथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, यू कैन टेक एनी पॉइंट जो कि सिमिलरिटी वाली हो सकती है। तो क्या पॉइंट होंगे? बोथ आर सरफेस फिनोमेना। अगेन यू कैन एक्सप्लेन द व्हाट इज द सरफेस फिनोमेना। मैं फिर से समझा देता हूं सरफेस फिनोमेना क्या थी। अगर सरफेस फिनोमेना की बात की जाए तो अगर मॉलिक्यूलर स्पीसीज सरफेस पे आके चिपकते हैं, सरफेस पे जाके स्टिक कर जाते हैं, वो जो एक्युमुलेशन हो रही है, दैट एक्युमुलेशन, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ओके, दैट्स गुड। ठीक है। नाउ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन गैस मास्क? ओके, एंड नेक्स्ट जो इसमें एक मार्क का और क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया था, व्हाट डज केमिजॉर्प्शन वेरी, हाउ डज केमिजॉर्प्शन वेरी विथ टेम्परेचर? ओके, सो आई थिंक दिस इज 1 मार्क, दिस इज 1 मार्क, 2 मार्क के क्वेश्चन है। ओके, एक्टिवेटेड चारकोल करती क्या है गैस मास्क में? एडजॉर्प्शन करती है। व्हाट एडजॉर्प्शन मतलब? वो क्या करती है? टॉक्सिक गैसेस को एडजॉर्ब कर लेती है। टॉक्सिक गैसेस NO2, SO2, CO2 वो क्या करती है? सरफेस पे ही रखती है। तो आप अगर माइंस में जा रहे हो, कोई ऐसे ही रिमोट एरिया में जा रहे हो जहाँ पे ऑब्वियसली गैसियस वाले काम, केमिकल इंडस्ट्रीज हो, जहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो गया होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा, तो वहाँ पे जो लगा के जाते हैं रेस्क्यू टीम, वो क्या करती है? वो लगा लेती है गैस मास्क। उसमें क्या होता है? जो भी जहरीली गैस है वो जाके उसके सरफेस पे चिपक जाती है, जो भी लगाए हैं उनके इंसान के बॉडी में नहीं जा पाती है। ओके, सो अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो ऑब्वियसली वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और डेथ भी हो सकती है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एब्जॉर्प्शन करती है कौन? एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल का काम यही है, पूरे गैस को क्या कर लेती है वो। उसका अगर एप्लीकेशन पार्ट में देखा जाए तो वैक्यूम क्रिएट करने में भी उसका काम आता है। ओके, ठीक है। इसके अलावा और भी दिया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए आपसे, ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन एक काम सिलिका जेल का भी है। सिलिका जेल क्या गैस ऑब्जर्व करती है? नहीं, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करती है। जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेने जाओ, जब आप कोई लेदर के शूज, बेल्ट या फिर पर्स, वॉलेट जो भी लेने जाओ, सिलिका जेल डाल दिया जाता है। सिलिका जेल का क्या मतलब है? सिलिका जेल करती क्या चीज है? सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब किसका करती है? वो मॉइस्चर से H2O को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण होती क्या है? जिसके कारण जो भी डिवाइसेस आपने लिए हैं, जो आपने कॉस्टली महंगे सामान, वॉलेट लिए हैं, जूते खरीदे हैं लेदर्स के, वो खराब नहीं होते। तो ये रहा, दिस आर द एप्लीकेशन पार्ट। और काफी अगर देखा जाए प्रैक्टिकल लाइफ में इस चैप्टर का काफी भौकाल भी है। ओके, सो नाउ दे आर आस्किंग हाउ डज केमिजॉर्प्शन वेरी विथ टेम्परेचर? केमिजॉर्प्शन का क्या मतलब कैसे वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ? इसके वेरिएशन क्या है? लेट्स देखो, अगर एड्जॉर्प्शन ऑफ पहली जो क्या थी, व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल? तो अगेन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चूंकि एक ही में, तो क्या करेंगे? गैस मास्क क्या करेगी? गैस मास्क एडजॉर्ब कर लेती है और टॉक्सिक गैसेस, लाइक गैस कौन कौन से? NO2, SO2, CO2 और CO, जो भी जहरीली गैस है, जहर है, जहरीली गैस, वो क्या होती है? उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ना। दूसरी जो क्वेश्चन पूछी थी गई थी केमिजॉर्प्शन एंड फिजिजॉर्प्शन। देखो यहां पे फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन की बात की जाए, जो कि पहले भी की गई थी कि दोनों सरफेस होना सिमिलरिटी है, डिफरेंस दोनों में डिफरेंस अगर आगे पूछा गया है, यहां पे क्लियर कर देता हूं। अगर फिजिजॉर्प्शन को देखा जाए तो क्या होता है कि एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट के बीच में देयर इज अ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि काफी वीक होता है। अच्छा, तो जब एडजॉर्प्शन और एडजॉर्बेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, किसमें? फिजिकल एडजॉर्प्शन में, तो हीट रिलीज होती है, डेल्टा H लेस देन 0 होता है। अच्छा, हीट रिलीज होती है, हाँ। तो क्या होगा? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ती है तो फिजिजॉर्प्शन क्या हो जाती है?
कम हो जाती है। तो अगर फिजिजॉर्प्शन को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके, लेकिन वेर एज इन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होती है, पहले आपको शुरुआत में, क्योंकि केमिकल रिएक्शन आपको करवाने हैं, अगर आपको केमिकल रिएक्शन कराने हैं तो आपको टेम्परेचर देने पड़ेंगे। इनिशियली यू हैव टू प्रोवाइड द टेम्परेचर, जिसके कारण एक्सटेंट जो होती है केमिकल एब्जॉर्प्शन की वो बढ़ जाती है। एक्सटेंट मतलब ज्यादा होती है, बढ़ते जाती है। लेकिन एक टेम्परेचर के बाद कांस्टेंट होती है। फर्दर टेम्परेचर अगर हमने प्रोवाइड किया तो बॉन्ड ब्रेक कर जाती है। यह है केमिकल एब्जॉर्प्शन। ओके, सो अगर ड्रॉ करें ग्राफ को, कैसे ग्राफ को ड्रॉ किया जा सकता है, सी XYM और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। ठीक है, अगर ग्राफ पूछा गया है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली क्या होती है, बढ़ेगी, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, इस तरह का कर्व मिलता है। रीजन क्या है, रीजन काफी साफ है, क्या कि इनिशियली रिएक्शन कराने हैं, बॉन्ड बनवाने, टेम्परेचर थोड़े बहुत देने पड़े तो दे देंगे और दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक टाइम आता है, एक समय आता है। एक समय होने के बाद क्या होती है कि टेम्परेचर हम प्रोवाइड करें कोई फर्क नहीं लाएगा, और अगर हमने टेम्परेचर ज्यादा दे दिया सॉरी अगर हमने टेम्परेचर ज्यादा दे दिया है तो होगा क्या कि वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और केमिजॉर्प्शन डिक्रीज कर जाएगी। दिस इज द केमिकल एब्जॉर्प्शन फिनोमेना। नाउ दिस इज द अगेन दिस, जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे वैसे और पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, आगे आगे हम पॉइंट को डिस्कशन करते जाएंगे। हमने केमिकल एब्जॉर्प्शन को देखा, हमने एब्जॉर्प्शन को देखा, हमने एब्जॉर्प्शन को देखा। यही है, दो चार चीजें हैं जो आपसे पूछी जाएगी एब्जॉर्प्शन से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो, और पूछा जाएगा, ये इसकी गारंटी इसके जो एनालिसिस है वो करती है। हम नहीं कर रहे, एनालिसिस कर रही है कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है और काफी सिंपल होगा। तो क्या हम रिवीजन कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम सारे पॉइंट को फिर से हम दोहरा देंगे। क्वेश्चन क्या कहती है, व्हाई इज फिजिजॉर्प्शन रिवर्सिबल वेयर एज केमिजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। ओके, अब यहां पे समझा जाए। देखो, दो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा यहां पे। पहले क्या चीज थी, एब्जॉर्प्शन। पूरा कहानी पढ़ लेते हैं। अभी एक दो पॉइंट हमने देखा, पूरी कहानी अब पढ़ते हैं। एक थी एब्जॉर्प्शन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा ज्ञान हमें नहीं देना है, जितना पॉइंट बोला गया उतना पॉइंट ही लिखना है, क्योंकि ये पर्पस जो है इस सीरीज का कुछ अलग है। पर्पस केवल क्वेश्चन डिस्कशन का नहीं है, केवल आंसर दिखाने का नहीं है। पर्पस है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर करें इस वीडियो को केवल देखकर। इस यूट्यूब सीरीज पे जो आ रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और डेफिनेटली यू विल गेट मोर। जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा आपको मिलने वाला है, क्योंकि पूरी की पूरी चैप्टर की थ्योरी कवर भी की जा रही है साथ में। अब देखो, एब्जॉर्प्शन और एक था एब्जॉर्प्शन। दो अतापी पतापी दो भाई थे। अब इनके दो और पार्ट कर लिए जाते हैं। एक है फिजिकल, जिसको हम फिजिजॉर्प्शन भी कहते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। दूसरा है केमिकल एब्जॉर्प्शन। ओके, इसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता है, इसके बारे में केवल लिख दिया जाता है, इट इज अ बल्क फिनोमेना। मॉलिक्यूल पूरा अंदर अंदर आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लिखते हो। अब यहां पे पूरा चैप्टर इसी के बेसिस पे पढ़ा जाता है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कर्व पढ़ते हैं, टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखते हैं, प्रेशर के साथ भी हम रिलेशन को समझते हैं। फिजिकल एंड केमिकल। अच्छा, पहली बात, एड्जॉर्प्शन होती क्यों है, क्या जरूरत पड़ती है, सरफेस को ऐसी क्या पड़ी है कि उसको एब्जॉर्ब करना है मॉलिक्यूल्स को। अच्छा, और देखो, अगर इसके मैकेनिज्म को समझा जाए तो जब कहानी स्टार्ट हुई है तो दूर तलक जाएगी, लोग सुने और समझे कि क्या हो रही है, मैकेनिज्म क्या है एब्जॉर्प्शन के पीछे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन। सी,
सरफेस टेंशन आपने सुना होगा, क्यों जो वाटर मॉलिक्यूल के ड्रॉपलेट होते हैं या फिर जो ड्रॉपलेट होते हैं वो स्फेरिकल शेप में क्यों अटेंड करते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए, वो भी कहीं ना कहीं सरफेस एनर्जी, सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड होती है। हम सिंपली आंसर देते हैं सरफेस टेंशन, लेकिन उसको सरफेस केमिस्ट्री से भी समझा जा सकता है। तो समझते हैं पहले एडजॉर्प्शन को। देखो होता क्या है, सरफेस है, कोई भी सरफेस है, हाँ सरफेस है, ठीक है। अब अगर ये सरफेस है तो होता क्या है कि इस पे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, चिपक रहे हैं, आते हैं, किस तरह से आते हैं, देखो आए, यहां पे पार्टिकल आए। अब क्यों आए पार्टिकल, पार्टिकल को सरफेस पे आने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि उनको एनर्जी लो करना था। जब भी एनर्जी उनकी लो होगी उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये जाके लो हो गए, ठीक है। अच्छा ठीक है, एडजॉर्प्शन में ऐसा हो रहा है। हाँ, क्या एक ही लेयर है, नहीं, ये क्या बनते हैं, ये इस तरह से बनता है, ठीक है। अब ये जो इस तरह से भी बनता है, अब यहां पे देखा जाए ये मॉलिक्यूल को क्यों, सरफेस मॉलिक्यूल क्यों अट्रैक्ट कर लेता है, जो आपस में जो गैसेस मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो कैसे, क्यों, मतलब क्या रीजन होता है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। तो देखो सरफेस भी तो मॉलिक्यूल से मिलके बना है, हाँ मिलके बना हुआ है, तो क्या हुआ, कुछ नहीं। देखो कैसे क्या होता है कि अगर देखा जाए सी, टेकिंग टाइम, नो, यू विल गेट, सी, आपको कुछ अच्छा समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल सरफेस फिनोमेनन को समझ जाओगे। अब क्या हो गया, इनिशियली यहां पे देखो ये जो पार्टिकल है, राइट, ये सरफेस पार्टिकल है, और यहां पे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली जो गैसेस मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, इन पार्टिकल्स को आप देखोगे ये बिल्कुल बैलेंस्ड फोर्स फील कर रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड है। क्यों, ये अगर मान लेते हैं इसका फोर्स ये कैंसिल आउट कर रहा है ना, इधर फोर्स, इस फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, तो जो मिडिल वाले मॉलिक्यूल्स के लिए जो लेयर होगी, सरफेस की जो लेयर होगी, वो बिल्कुल बैलेंस फोर्स फील कर रहे हैं। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल है, अच्छा कौन सा, ये मॉलिक्यूल, जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो अनबैलेंस फोर्स फील करते हैं। कैसे, अगर पहले क्या करते हैं, जो लेयर है उसको रिमूव कर देते हैं, देखो इसको रिमूव कर दिया, अब होगा क्या, हाँ ये जो मॉलिक्यूल्स थे, अब ये मॉलिक्यूल्स को मैं देख लेता हूं, एक मॉलिक्यूल को पकड़ लिया, इधर अट्रैक्शन हो रहा है, इधर अट्रैक्शन हो रहा है, इधर अट्रैक्शन हो रहा है, इधर अट्रैक्शन हो, इधर, लेकिन अब ऊपर की तरफ फोर्स नहीं है, अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स के कारण क्या होता है कि ये क्या चाहती है, ये हमारे ऊपर कोई मॉलिक्यूल आ जाए, अट्रैक्ट हो जाए, जिसके कारण उनको स्टेबिलिटी फील हो। एवरीबडी इज वर्किंग फॉर स्टेबिलिटी इन अ नेचर, ये भी अपनी स्टेबिलिटी के लिए वर्क कर रहा है। आप काम कर रहे हो ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सके, आपकी करियर अच्छी हो सके, हम काम कर रहे हैं ताकि हमारी लाइफ इजी हो सके, ये भी सारे मॉलिक्यूल यही काम कर रहे हैं। ये तो होता क्या है, सरफेस के मॉलिक्यूल को उनको लोनली फील होता है, अच्छा अकेले महसूस कर रहे हैं बेचारे, वो क्या करेंगे, वो करेंगे क्या, वो मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे, वो इधर उधर वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं ताकि तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे तसल्ली, मुझे शांति मिले, मैं बैलेंस फील कर रहा हूं। अच्छा तो ये सिंगल है, और ये जब चाहता है ऐसा होने का तो क्या करता है, वो आसपास के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है इन ऑर्डर टू minimize the energy and attain maximum stability। maximum stability के लिए यह क्या करता है, एडजॉर्प्शन फिनोमेना को अंजाम देता है, मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पे पूरा तरह एडजॉर्प्शन समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल्स अगर सरफेस पे जाके चिपक रहे हैं तो एडजॉर्प्शन फिनोमेना है। अब डेफिनेशन आता है व्हाट इज एडजॉर्बेट एंड व्हाट इज एडजॉर्बेंट। जो काम सॉल्वेंट और सॉल्यूट का है सॉल्यूशन में, वही काम एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का है एडजॉर्प्शन फिनोमेना में। अच्छा ये रही बात, हाँ यही है बात, ठीक है। अब रही बात एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, दो तरह के एडजॉर्प्शन हो रहे हैं।
एक है फिजिकल एडजॉर्प्शन में बात की जाए तो इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स बिल्कुल यहां पे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, राइट, वंडरवॉल फोर्स, क्या, वंडरवॉल फोर्स। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वंडरवॉल एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल अगर चिपक भी गए उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर धूल चिपक गई है, फूक मार के हटाया जा सकता है। ऑब्वियसली हम क्लीन कर देंगे सरफेस को तो हटाया जा सकता है, और फिर से डस्ट पार्टिकल रख दो फिर से आ सकता है। तो ये रिवर्सिबल है। और ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो एडजॉर्प्शन, अगर हम बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन में, केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि केमिकल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। यहां पे वंडरवॉल फोर्स, यहां पे केमिकल फोर्स, यहां पे केमिकल बॉन्ड बनते हैं जो कि आयनिक कोवलेंट, जिस टाइप के बॉन्ड बन सके जनरली कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो यहां पे केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में क्या हो रहा है, केमिकल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में वंडरवॉल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने देख लिया यहां पे इतना ज्ञान पूछा था क्या, नहीं, ज्ञान हमें 1 नंबर का ही देना है। अगर हम स्टार्ट हो गए तो एक बार स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको वहां पे रुकना पड़ेगा। हम आपको इसलिए इतना समझा रहे हैं, आपको इतने पॉइंट्स इसलिए बता रहे हैं ताकि आप वहां पे कोई गलतियां ना करें। मैकेनिज्म समझ सको तो बहुत बेहतरीन होगा। वाई इज फिजिजॉर्सन रिवर्सिबल वेयर केमिजॉर्सन इज रिवर्सिबल। अब आपको क्या हमें ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत है, नहीं। रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक है, कमजोर है। और अगर हम बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन में, एक बार हो गया तो हो गया, राइट, मतलब इरिवर्सिबल नहीं है, एक बार बॉन्ड बन गया तो ब्रेक नहीं हो सकता, ब्रेक हो गया तो फिर चिपक नहीं सकता, इरिवर्सिबल है। और यहां पे क्या है, रिवर्सिबल है, और इसके रिस्पॉन्सिबल क्या है, वंडरवॉल फोर्स। यहां पे क्या है, ड्यू टू केमिकल फोर्स, क्या, केमिकल फोर्स। अच्छा, आज तक तो नहीं पढ़ा, तो केमिकल फोर्स क्या है, हाँ, केमिकल बॉन्ड जो है बेसिकली वही केमिकल फोर्स की बात कर रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, दिस इज द रीजन। 1 मार्क क्वेश्चन है, हाँ 1 मार्क क्वेश्चन है। कैसे लिखना है, आइए देखते हैं। देखो, चाहे 1 मार्क का क्वेश्चन हो चाहे 2 मार्क का क्वेश्चन हो, आपको लिखने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। एक तरफ लिखें फिजिजॉर्प्शन, क्या, फिजिजॉर्प्शन, यस, फिजिजॉर्प्शन। नाउ दूसरी तरफ केमिजॉर्प्शन, शॉर्ट फॉर्म इंसर्ट यूज किया है। ओके, फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। आपको एक पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट क्या लिखे, एक ही पॉइंट है तो ठीक है। ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, अब ये वाला /B/W करोगे तो बहुत ज्यादा मार्क्स तो नहीं कटेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन ये गलत तरीका है, दिस इज नॉट गुड मैनर। जब आप पेपर में एग्जाम में लिख रहे हो तो आप नोट्स बनाओ तो लिख सकते हो, लेकिन इसकी हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, लिख सकते हो एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट, ओके, ये हो गया एक तरफ, इसको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अगर आपने इधर लिख दिया ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, यहां पे वीक, यहां पे स्ट्रॉन्ग, वंडरवॉल नहीं, यहां पे केमिकल फोर्स, केमिकल फोर्स, केमिकल फोर्स, यहां पे ऐसा भी स्लाइस लगा सकते हो, बॉन्ड्स बिटवीन adsorbent and adsorbate and adsorbate, ये हो गया आपके 2 पॉइंट। इस तरह से आप नंबर ला सकते हो।
आपने इस तरह से लिखा, देखो है तो 1 मार्क का क्वेश्चन, लेकिन ये पॉइंट आपको इतना जो सामने वाला है उतना इंप्रेस नहीं करेगा। रेदर देन आप क्या करें, पॉइंट को बना लें। सॉरी यहाँ पे हट चुका है, लेकिन आपको पॉइंट्स किस तरह से लिखने हैं आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमें थोड़ा सा इस तरह से क्योस ना पैदा कर दे जिसको सामने वाले को देखने में लगे अगर वो मतलब वो लास्ट मोमेंट भी अपनी कॉपी चेक कर रहा है, उसके घर से फोन आने के बाद भी, राइट, उसको घर से फोन आया होगा जल्दी आ जाओ घर पे, है ना, नहीं तो कुटाई की जाएगी। अब उसके बाद भी अगर वो चेक कर रहा है नोटबुक, अगर आपको इस तरह से देखने को उसको मिल गया आंसर, वो क्या करेगा, वो डिटेक्ट कर देगा, है ना। उसको मतलब उसको तो ऐसे ही लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होगी और आपके मार्क्स काट देगा। ऐसी आइडियली कंडीशन तो नहीं है, लेकिन मैं एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने पॉइंट्स डिवाइड इस तरह से फाइनली डिवीजन किया है जिस तरह से हमने बताया है, मैंने बताया है अभी, तो क्या होगा, वो चाह के भी वो क्या करेगा, एक मार्क्स दे देगा कंप्लीटली विदाउट वो बिना सोचे हुए। तो आपको ध्यान में रखना है जिस तरह से गाइडलाइंस है उसको प्रॉपरली हमें फॉलो करनी है। ऐसे तो ये सीबीएसई के आंसर हैं, सीबीएसई के आंसर हैं, इसके टूल्स यूज करके हमने चिपका दिए हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जितना बेहतर लिख सके, जितना बेहतरीन आपकी प्रेजेंटेशन हो सके, आप बेहतर जितना कर सकते हैं आप बेहतर करें। अब इसका मतलब क्या, एक पॉइंट जानते हम 2 पॉइंट लिख दें? नहीं, आपका 1 मार्क्स पूछा, 1 ही मार्क्स का लिखे, लेकिन आपके थोड़े आंसर दमदार तरीके से लिखे जाने चाहिए। नाउ talking about Freundlich isotherm become independent of pressure at high pressure for gas absorbed on a solid। इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इंडिपेंडेंट क्यों हो जाता है हाई प्रेशर रीजन पे, यही इसके लिमिटेशन भी है। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेचारा, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी इस तरह से देते हैं। देखो जो भी है मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर देखेंगे, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, XYM extent of adsorption, okay, and when you draw the graph between XYM and pressure, जैसे ही बोला गया एसोथर्म, एसोथर्म स्टैंड फॉर डेल्टा टी इक्वल टू 0, बोले तो टेम्परेचर कांस्टेंट, क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ को ड्रॉ किया गया है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ को ड्रॉ किया गया है तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, क्या, इस तरह से, है ना, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अच्छा ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ किया, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ड्रॉ किया तो ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे T2 T3, क्या किसका टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर T3 का ज्यादा है क्या, नहीं, क्या होगा, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो XYM क्या हो रही है, आप देख सकते हो डिक्रीज कर रही है। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ, तो होता क्या, T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर आपको इन तीनों ग्राफ में टेम्परेचर का पूछा है तो आप इस तरह के रिलेशन दे सकते हो। क्या क्वेश्चन ये है, नहीं, क्वेश्चन ये है कि इंडिपेंडेंट क्यों जाता है। अब देखो लोअर प्रेशर रीजन में थोड़ा सा ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या है, स्ट्रेट लाइन वाला फील आ रहा है, हाँ स्ट्रेट वाला लाइन फील हो रहा है, तो हम लिख देते हैं इन लो प्रेशर रीजन, इन लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन XYM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P। आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन वाला फील आ रही होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन अगेन लो प्रेशर रीजन में। ठीक है, तीनों प्रेशर रीजन हम बात कर लेते हैं, लो प्रेशर, इंटरमीडिएट एंड हाई प्रेशर। यहां पे हाई प्रेशर पूछा है, कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेन कर देंगे हाई प्रेशर को भी। लो प्रेशर में क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, हाँ, तो XYM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो यहां पे अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो XY K टू द P, तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो लो प्रेशर रीजन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन। ओके, इंटरमीडिएट वाले में क्या दिखाएगा, फर्दर इंटरमीडिएट, देखो इंटरमीडिएट वाले रीजन में क्या हो रहा है, ग्राफ थोड़ा सा झुक रहा है, तो यहाँ पे
एक्स वाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी पावर 1/n समथिंग, n n n 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो आप देखो थोड़ी सी वो क्या हो रहा है, टिल्ट हो रहा है। अच्छा, जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, यू कैन सी इंटरमीडिएट रीजन, ये वाला रीजन हो गया इंटरमीडिएट रीजन, दिस वन इज इंटरमीडिएट रीजन, ठीक है। ओके, तो अगेन के टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्स वाई एम के इंटू पी टू द पावर 1/n, ठीक है। एंड 1/n वेरी फ्रॉम 0 to 1, कहाँ से 1/n, यहाँ पे 1 मैक्सिमम जाएगा और 0 से 1 तक वेरी करेगा, ठीक है। एट हाई प्रेशर रीजन क्या होने जा रहा है, एट हाई प्रेशर रीजन होगा क्या, इन हाई प्रेशर रीजन यू कैन सी ये ग्राफ क्या हो रहा है, पैरेलल टू प्रेशर, मतलब एक्स एक्सिस हो रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब प्रेशर पे डिपेंडेंट होना छोड़ दिया है, प्रेशर से उसको कुछ लेना देना नहीं है। अगर प्रेशर से लेना देना नहीं है तो क्या हो सकता है, देखो यहां पे अगर हम देखें एक्स वाई एम, तीन रीजन देखते हैं, एक्स वाई एम, मिनट, यस, एक्स वाई एम, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0 और समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यही कहता है मैथमेटिक्स। हाँ, तो एक्स वाई एम क्या हो जाएगा, p से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके, सो दिस तरह से आप हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से ये वेरिएशन है प्रेशर के साथ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का। ओके, so this is the concept behind this question. Okay, so they are asking Freundlich isotherm becomes independent of pressure at high pressure for gas absorbed on a solid। यहाँ पे n क्या अप्रोच कर रहा है, n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1/n 0 हो जाएगा, और प्रेशर टू द पावर 0 हुआ तो क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दिस इज द, आपको क्या करना है, आपको बस इक्वेशन लिखने हैं। कौन सा इक्वेशन, एक्स वाई एम इजिकल टू, अब तीनों इक्वेशन को लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, एक्स वाई एम इजिकल टू के इंटू पी टू द पावर 1/n, एंड चूंकि n इंफिनिटी का अप्रोच कर रहा है हाई प्रेशर रीजन में, देन वी कैन एक्सप्लेन दिस टाइप। अब ये हमने रिलेशन कहां से फाइंड आउट करें, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ओके, दिस इज द रीजन। तो दिस इज द फ्रेंडलिच आइसोथर्म। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ये ड्यू टू सैचुरेशन लॉग, अगर यहाँ पे लॉग लगा के भी काम हो सकता है। देखो लॉग लगाने के क्या मतलब है, ये एक इक्वेशन हमारे पास क्या आया, एक्स वाई एम इजिकल टू के इंटू पी टू द पावर 1/n। अच्छा, लॉग लगा दें, हाँ लॉग लगा दो, लॉग एक्स वाई एम इजिकल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। अगर आप ऐसा कुछ पूछा नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में ग्राफ अगर बोला गया है भैया ग्राफ ड्रॉ कर दो जरा हमें लॉग x/m और लॉग p पे, तो ग्राफ कैसा होगा, आपको ग्राफ की इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी बेसिक ग्राफ की इंफॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए। एक ग्राफ का नेचर होगा स्ट्रेट लाइन, कैसे, दिस इज ऑन द y एक्सिस एंड दिस इज एन x एक्सिस, m and x, this is a c, y is equal to mx plus c। अगर mx plus c का ग्राफ ड्रॉ करने की पारी आई तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, तो इंटरसेप्ट क्या होगा, log k will be intercept, and what is the slope, obviously m is equal to 1/n। इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। अगर आपको चीजें पता हो तो सारी चीजें आसान लगती है। और चलो अब यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हमें तो ज्ञान बहुत है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कर दिए तो आपको तकलीफ हो जाएगी। आपको 1 मार्क्स लाना है, आपको 1 मार्क्स तक आपको हमने पूरा का पूरा ज्ञान आपको दे दिया है, आप जहाँ से ले सके आप ले सकते हो। ओके, सो ये फ्यूचर का ज्ञान है। आपको फ्यूचर में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया हो गया हो, जेईई मेन को ऐसे इक्वेशन से बहुत लगाव रहती है, बोर्ड तो ज़्यादा तकलीफें नहीं देती है, तकलीफ तो जेईई मेन देती है ना, उससे ज़्यादा जे एडवांस देती है। ठीक है, ओके ना,
विच ऑफ द फॉलोइंग एडजॉर्प्शन एसोबार रिप्रेजेंट फिजियोजॉर्प्शन, जस्टिफाई द आंसर। ये तो पूरा जज की तरह बोल रहा है, जस्टिफाई करो अपने बात को। ये दो ग्राफ दे रखे हैं और बोला है जल्दी बता दो, ठीक है बता देंगे। दूसरा पार्ट क्या कहता है, बी और सी। पहले पार्ट कहीं दूसरे टॉपिक से होगा, इसलिए हम यहाँ पे कवर नहीं किए। अच्छा, ये डेफिनेटली दिस इज फ्रॉम 5 मार्क्स क्वेश्चन, डेफिनेटली, क्योंकि 2 मार्क्स है, 1 मार्क्स यहाँ से, 1 मार्क्स यहाँ से, और मे बी 3 मार्क क्वेश्चन। ए पार्ट भी 1 मार्क्स का हो सकता है। तो हाफ मार्क कहाँ से मिलेंगे और हाफ मार्क्स, रिमेनिंग हाफ मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या करते हैं, सी पॉइंट भी पढ़ लेते हैं, सी वाला जो पार्ट है। Two gases A and B have critical temperature 430 Kelvin and 190 Kelvin, which will be readily absorb and why? क्यों तुरंत में एब्जॉर्ब हो जाएगा और क्यों हो जाएगा, इसके बारे में बात किया है। You know the critical temperature. What is the critical temperature? क्या डिफाइन करने की जरूरत है? नहीं, यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात तो जरूर करेंगे। आ गया है तो पूरा लपेट के जाएंगे, जो भी आएगा, जो भी जितने भी टर्म आएंगे उसको हम डिफाइन करते हुए चलेंगे। यही हमारा पर्पस है इस सीरीज का। अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग एडजॉर्प्शन एसोबार, एसोबार बोला है तो प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्म बोला है तो टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबार तो प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिखा है, स्मॉल टी जनरली टाइम के लिए रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर लिख दिया है तो मान लेते हैं, ठीक है। फिजियोजॉर्प्शन, जस्टिफाई द आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। अब यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ टेम्परेचर देखें और यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन देखें और यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन देखें। हो कह रहा है x/m टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, ओके। और इस केस में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर के साथ बढ़ा, फिर ज्यादा टेम्परेचर के दे दिए तो बॉन्ड टूट गया। ऐसा कौन सा केस है जिसमें होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका मेरे इशारा आपके लिए साफ है कि आपको ये आंसर बताना है। जल्दी से वीडियो पॉज करें और आंसर बताएं कि टेम्परेचर हमने ज्यादा दे दिया तो बॉन्ड ब्रेक कर गए, और बॉन्ड ब्रेक कर गए तो एक्सटेंट ऑफ रेडिएशन डिक्रीज कर गया। ऐसा कौन सा केस में होता है? साफ है कि जो ये ग्राफ बना है दैट इज फॉर केमिजॉर्प्शन एंड दिस ग्राफ फॉर एडजॉर्प्शन, ओके, ठीक है, ओके। सी ना, ये क्या है, इसके लिए एडजॉर्प्शन के लिए। कौन सा एडजॉर्प्शन? फिजिकल एडजॉर्प्शन। कौन सा? फिजिकल। किसकी वजह से होता है, थोड़ा सा रिमाइंड कर ले। फिजिकल एडजॉर्प्शन किसकी वजह से होता है? तो वंडरवाल फोर्स के एडजॉर्प्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। केमिकल एडजॉर्प्शन किसकी वजह से होता है? केमिकल एडजॉर्प्शन ड्यू टू, किसकी वजह से? जल्दी, केमिकल फोर्सेस की वजह से, केमिकल बॉन्ड की वजह से होता है। ये प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक है। ये प्रोसेस कैसा है? एंडोथर्मिक है। ये क्या रिवर्सिबल है? हाँ रिवर्सिबल है। ये क्या है? इरिवर्सिबल है। कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है? ग्राफ है किसका है? फिजिकल एडजॉर्प्शन का है। ये ग्राफ किसका है? केमिकल एडजॉर्प्शन का। कितने पॉइंट हो गए? 4th पॉइंट हो गए। अच्छा, एक और पॉइंट बता दे, 5वां पॉइंट बता देते हैं। इट इज नॉट अ स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज अ स्पेसिफिक इन नेचर। क्या क्या? हाँ, इट इज नॉट अ स्पेसिफिक। ये सबके साथ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक फोर्स है, इनको क्या ही पता है, ये सबके साथ बॉन्ड बना रहे, बॉन्ड बना रहे, बॉन्ड बना रहे, बॉन्ड बना रहे, ठीक है। और यह स्पेसिफिक है, ये पर्टिकुलर गैस को एडजॉर्ब करेंगे, राइट। वो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के नेचर पर डिपेंड करता है किनको एडजॉर्ब करना है, किनको नहीं करना है। थोड़े से ये जो है सेल्फिश है। अगर स्पेसिफिक नहीं लिखना है तो सेल्फिश लिखोगे क्या? नहीं, समझने के लिए कि इट इज सेल्फिश इन नेचर, इट इज नॉट सेल्फिश इन नेचर। ये मतलबी है, ये मतलबी नहीं है। मतलबी का मतलब ये कुछ लोगों से मतलब रखते हैं, है ना, अपना काम निकालना जानते हैं। और ये क्या है? ये सबके साथ, ठीक है। तो सबका साथ, सबका विकास, ये है फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है? नहीं, हम तो कुछ लोगों के साथ ही गठबंधन बनाएंगे, ठीक है, बनाओ, ठीक है। तो आपको इतने सारे पॉइंट क्लियर हो गए? हाँ, तो आपको आई थिंक सारी थ्योरी क्लियर हो गई होगी। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, फिजिकल, केमिकल, सारे पॉइंट हमने दे दिए। अब रही बात सी की।
ये तो हो गया, एक आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने ले लिया, ठीक है। क्या से ये ग्राफ पूछा गया, एडजॉर्प्शन। और एक बात ध्यान में रखें, एक्सटेंट ऑफ जो एडजॉर्प्शन हो रहा है टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर रहा है। देखो, देख सकते हो, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वो डिक्रीज कर रहा है इनिशियली से, शुरुआत से ही। अब ऐसा क्यों, टेम्परेचर हम बढ़ा दिए, एक तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और अगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसको टेम्परेचर अगर मिल गया हो, मॉलिक्यूल को क्या वो चिपकने देगा, नहीं चिपकने देगा, वो मॉलिक्यूल को चिपकने नहीं देगा। एक्सटर्नल क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, वो एक दूसरे से चिपक नहीं पाएंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, रेंडमनेस होगी, और क्या होगा, एडजॉर्प्शन डिक्रीज कर जाएगा। दिस इज द फेनोमेना ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। ग्राफ पूछा है, ये किसकी ग्राफ है, तो ये है फिजिकल एडजॉर्प्शन की, ये है केमिकल एडजॉर्प्शन की। तो दिमाग में बैठा ले, खेलो खेलो दिमाग से। ओके, तो यहां पे क्या करना है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यहां पे इंक्रीज कर रहा है, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया है, ये है केमिकल एडजॉर्प्शन। चलो अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे हम बढ़ते हैं सी पार्ट पे। टू गैसेस ए एंड बी हैव क्रिटिकल टेम्परेचर, एक है 430 केल्विन, दूसरी है 190 केल्विन। देखो, टेम्परेचर T1 T2 कुछ भी दे दिया जाए, कोई भी टेम्परेचर आपको दिया जा सकता है। क्या ए बी मेंशन किया, नहीं मेंशन किया, तो लिख दिया है 430 केल्विन। दूसरे क्वेश्चन में 500 केल्विन दे दिया जाएगा अगले एग्जाम में आपको दूसरे, लेकिन आपको यहाँ पे ये नहीं मेंशन करने की कोशिश किया गया कि गैस की कौन सी गैस है, ये आपको जानकारी लेने की कोशिश नहीं की गई है। क्वेश्चन सिंपल ही पूछा है, बता दो भैया कि विच गैस विल रेडिली एब्जॉर्ब एंड व्हाई, कौन सा गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा और क्यों हो जाएगा। देखो, पहली बात, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात की गई है तो उसका रिलेशन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है। क्या है, अच्छा ठीक है। तो वहां पे कौन सा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए, जो ए और बी होते हैं जो आपने रियल गैस में पढ़े, ए, ठीक है, ओके, दैट्स गुड। तो होता क्या है कि अगर हमने क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल्स जल्दी पिघल जाते हैं, मतलब वो लिक्विफिकेशन उनकी इजी हो जाती है। अच्छा, लिक्विफिकेशन इजी हो जाता है, हाँ इजी हो जाता है, वो इजीली तरीके से पिघल जाता है, गैस से वो लिक्विड में आ जाता है। जो जल्दी से आ जाएगा वो सरफेस पे जाके बैठ जाएगा, जो गैस में रहेगा वो हवा में उड़ते रहेगा, वो बैठ नहीं पाएगा। तो गैस से अगर लिक्विड बन जाता है तो उसको कोई सरफेस चाहिए, ऐसा तो नहीं लिक्विड छींटे पड़ रही है, ऐसा लिक्विड उड़ रही है एटमॉस्फेयर में, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये काम गैस का है, हवा में उड़ने का काम गैस का है। जो गैस लिक्विड बन जाए वो सरफेस पे आके चिपक जाएगी, मतलब जो गैस पहले लिक्विड बन जाएगी, जिनकी लिक्विफिकेशन इजी तरीके से हो जाएगी, वो गैस क्या होगी, लिक्विफाई हो जाएगी कि नहीं, यस इट इज, ये इजी तरीके से लिक्विफाई हो जाएगी, तो वो एब्जॉर्ब कर ले जाएगी। अब लिक्विफिकेशन किसका इजी हो सकता है, जिनका टेम्परेचर कौन सी, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगी लिक्विफिकेशन विल बी इजी, तो लिक्विफिकेशन क्या होगी, इजी हो जाएगी। अब बताओ, टेम्परेचर यहां पे मेंशन किया है, एक का 430 है, बी का क्या है 190 केल्विन है, बताओ भैया कौन सा एब्जॉर्ब होगा। तो बेटा ये बात आती है यहां पे ए गैस रेडिली एब्जॉर्ब, बहुत पहले हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा। क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे, रीजन ये है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल के बीच में, इजी तरीके से पिघल जाते हैं, ए की वैल्यू ज्यादा होती है, तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा दे कैन इजिली लिक्विफाई। ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। तो पूरी ज्ञान हो गई, बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ पे हमने 5 पॉइंट बता दिए फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के, यहाँ पे हमने बता दिए किसकी, यहाँ पे हमने बात कर ली क्रिटिकल टेम्परेचर की। ठीक है, चलो आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया, आप भी बर्दाश्त एक लिमिट पे होती है, फिर बोलोगे सर इतना सारा हो गया, हाँ इतना सारा, यही तो पर्पस है कि आपको सारी ज्ञान दे दी जाए, लेकिन आपको वही ज्ञान लिखनी है जो आपके काम की होनी चाहिए। आपको क्या लाने हैं, मार्क्स, ध्यान में रखें, आपको मार्क्स लाने हैं, वहां पे आपको ज्ञान अपने नहीं देने हैं कि 5 पॉइंट हमने लिख दिया, मिलना है तो आपको एक ही मार्क्स। ये क्या है, जो ये ग्राफ है आपको टेम्परेचर के साथ ये मिला, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर इट विल लिक्विफाई मोर इजिली,
रीजन आपको बता दिया है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वो गैस इजीली तरीके से लिक्विफाई हो सकता है। और लिक्विड बनाए तो उसको सरफेस चाहिए, और सरफेस अगर चाहिए तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो जाके एडजॉर्ब होगा कि नहीं, हाँ एडजॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हाफ मार्क्स का डिवीजन कैसे, आपने एक बार पूछ लिया, एक बार आपने रीजन लिख लिया तो आपको मिल जाएंगे। एक्सटेंट ऑफ एडजस्टमेंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और दूसरा क्या है, विथ ए आंसर आपने लिखा ए तो आपको हाफ मार्क्स, और आपने रीजन दे दिया विथ हायर क्रिटिकल टेम्परेचर इट विल लिक्विफाई मोर इजीली। आपको ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बात नहीं करनी है, वंडरवाल कांस्टेंट ए एंड बी के बारे में भी बात ज़्यादा नहीं करनी है, ये ध्यान में रखा जाए। ओके, नाउ कमिंग टू द, ओहो फिर से आ गया, 3 पॉइंट बताने हैं आपको, 5 पॉइंट पिछली बता दिया, पिछले वाले स्लाइड में जो क्वेश्चन पूछा था 3 मार्क्स का उससे बता दिया। अब फिर से आंसर जो भी है देखेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के 2 पार्ट, 2 भाई, कौन कौन से, केमिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन किसकी वजह से हुआ था, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट के बीच में वो अट्रैक्शन हुआ था, कौन सा अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या हुआ था, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ था वो दैट इज ड्यू टू केमिकल फोर्सेस, मतलब केमिकल बॉन्ड बना था, उसकी वजह से हुआ था। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, रिवर्सिबल है। आप डस्ट पार्टिकल को किसी सरफेस पे रखो, फिर हटा दो फूंक मार के, फिर रख दो, हटा दो, हटा दो, रख दो, हटा दो, रख दो, ये है फिजिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर बात की जाए केमिकल एडजॉर्प्शन की, एक बार बॉन्ड बन गया तो बन गया, फिर से टूटना मुश्किल है। ओके, ये हो गया 2 पॉइंट, एक है स्पेसिफिक नेचर और दूसरा है नॉट स्पेसिफिक नेचर। तो आप ऐसे पॉइंट को रेक्टिफिकेशन में भी डालो जिसमें नोट लगाने से काम आपका हो जाए। जैसे एक रिवर्सिबल है, दूसरा में आई लगा दे, आई आर इरिवर्सिबल। ठीक है, इट इज स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक है, कौन है स्पेसिफिक, केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन स्पेसिफिक है, फिजिजॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं है। सबका साथ सबका विकास, राइट, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन का भी पर्पस है और ये हमारा भी पर्पस है, सबका साथ सबका विकास, और हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी पर्पस है। ठीक है, तो केमिजॉर्प्शन स्पेसिफिक है, हाँ स्पेसिफिक है, कुछ लोगों के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं, ये काफी क्या है, मतलबी है, सेल्फिश है। ओके, ना टॉकिंग द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट फिजिकल एडजॉर्प्शन में देखा जाए, इट राइजेस बिकॉज ऑफ वंडरफॉल, जो कि हमने बात कर लिया, एनसीईआरटी के लाइन से आप रटा मार जाए तो बेहतर होगा, इट कॉज बाय द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरे पॉइंट है इट इज नॉट अ स्पेसिफिक नेचर, जैसा हम बात किए हैं, यहां पे आप लिख लो, क्या लिखना है, नॉट सल्फेज, या फिर मतलबी नहीं है। अब हिंदी में मत लिख देना वहां पे, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, मतलबी नहीं है, कौन, ये फिजिजॉर्प्शन, ये मतलबी है, सेल्फिश है, राइट। अलग अलग गैसों के साथ अलग अलग इनका बिहेवियर होता है। इट इज रिवर्सिबल, हाँ ये रिवर्सिबल है, रिवर्स कर सकते हैं, इट इज रिवर्सिबल, एक 1 डायरेक्शन में जाएगा, ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो बढ़े आगे की बात, हाँ 5 पॉइंट हम आगे पहले भी कर चुके हैं, या 3 पॉइंट पूछा है तो मतलब हम पहले ही डिलीवर कर चुके हैं इसके आंसर ना। मूविंग टू द नेक्स्ट, इसके बाद भी हम कर चुके हैं लेकिन फिर से कर लेते हैं। डिफाइन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म बोला है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो किसके साथ रिलेशन निकालनी है, प्रेशर के साथ, ऑब्वियसली दिस इज द वेरी इजी ना। गिव द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट मास एंड एक्स क्या है, एक्स क्वांटिटी ऑफ गैस, मतलब बोले तो एडजॉर्बेट एंड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो एडजॉर्प्शन जो फेनोमेना हो रही थी किसकी वजह से हो रही थी, एडजॉर्प्शन जो हो रही थी ड्यू टू एडजॉर्बेंट, यहां पे पार्टिकल एक था एडजॉर्बेंट, दूसरी थी एडजॉर्बेट। जहां पे फिर से एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट का अगर डेफिनेशन देखा जाए, पूछा है यहां पे टर्म यूज कर लिया है तो डिफाइन थोड़ा सा कर देता हूं आपको। देखो जिस सरफेस पे जाके, फिर से जिस सरफेस पे जाके चिपक रहा है ना,
पे जाकर स्टिक हो रहा है, चिपक रहा है। मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा अभी बोर्ड में बिल्कुल भी ऐसा मत लिखना, ये बता रहा हूं, गलतियां मत, बस समझाने के लिए कि कैसे समझ सकते हैं। जिस सरफेस पे जाकर स्टिक कर गया, चिपक गया, वो क्या है? वो है एडजॉर्बेंट। क्या है? एडजॉर्बेंट। ओके, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या है? जो सरफेस पे जाके चिपक गया, स्टिक कर गया, वो क्या है? एडजॉर्बेट। तो गैसेस क्या है? यहां पे गैसेस मॉलिक्यूल बिहेव एज एडजॉर्बेट। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से, एडजॉर्बेंट। ओके, सो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब ए पर्टिकुलर मास अगर हमने एडजॉर्बेंट का ले रखा है तो कितना मास, कितना अमाउंट एडजॉर्बेंट उस पर एडजॉर्ब कर रहा है, दिस इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्बेंट। तो जिस सरफेस पे जाकर स्टिक कर गया वो एडजॉर्बेंट, जो चिपक रहा है वो क्या है? एक एडजॉर्बेंट है। ये ध्यान में रखना, जिसके वजह से क्या होती है? एक फिनोमेना को अंजाम देती है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। कौन है? एडजॉर्प्शन। ओके, दैट्स गुड, यस। अब कुछ क्वेश्चन कुछ अलग कह रहा है। क्वेश्चन डेफिनेशन नहीं पूछा है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है एम्पिरिकल रिलेशन बताओ क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट एंड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, दैट्स गुड। तो हमने अभी एक रिलेशन देखा था, वो रिलेशन चूंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा ज्ञान नहीं देने हैं। पहले बोला है डिफाइन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो पहला काम क्या करना है? आइसोथर्म बोले तो टेम्परेचर कांस्टेंट। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ग्राफ इज प्लॉटेड, किसके बीच में? बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड पी, या फिर यूज वर्सेस पी, राइट। यहां पे ये शब्द थोड़ा सा अजीब लगता है, बिटवीन, प्लॉटेड, एक्स वाई एम वर्सेस पी। ओके, सो व्हाट रिलेशन वी आर गेटिंग? एक रिलेशन मिलता है, एक्स वाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर 1 अपॉन एन। हमने तीनों रीजन में हमने देखा, लो प्रेशर रीजन, एक इंटरमीडिएट और हाई प्रेशर रीजन में हम तीनों देख चुके हैं क्या रिलेशन होते हैं, किस तरह से बिहेवियर शो करते हैं। तो आप बस यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप ये एक शब्द लिखो, 1 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे ये वाला रिलेशन लिख दो, आपको 1 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। 2 मार्क्स का काम है, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, तो करना कुछ तो करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। आप इतना लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ द कर्व ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब, जो कि x की बात की गई है, एंड ऑब्वियसली एडजॉर्बेंट m की बात की गई है विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको यहां से 1 मार्क्स मिल गया। कांस्टेंट टेम्परेचर आपको लगाना जरूरी है। आइसोथर्म जैसे ही कहीं पे केमिस्ट्री में लिखी है, फिजिक्स में भी लिखी है, आपको मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, तो आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट, ये रही बातें। ठीक है, ये रिलेशन है एक्स वाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी टू द पावर 1 अपॉन एन। क्या लॉग लगा दें? लॉग लगाने से आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, आपको उतने ही मिलेंगे। तो आप सिंपली आप इतना ही लिखो तो बेहतर रहेगा। नाउ दिस इज द कंप्लीट एडजॉर्प्शन कॉन्सेप्ट। जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे डिस्कशन कर लिए हैं। क्या हम इसको एंड करने वाले? नहीं, अभी सेशन आगे कंटिन्यू होगा, हम बात करेंगे आगे, हम कोलाइडल सोल पार्टिकल्स की भी बात करेंगे, है ना। तो अभी तक एडजॉर्प्शन का हम एक बार समरी कर लें, रिवीजन कर लें। हाँ, रिवीजन कर लेते हैं। पहली बात, 2 फिनोमेना हमने देखा था, 2 भाई थे, एक था एडजॉर्प्शन, दूसरा था एब्जॉर्प्शन। 2 भाई ने क्या किया? एक भाई को पढ़ना नहीं है, में एब्जॉर्प्शन को ज्यादा पढ़ना नहीं है, एडजॉर्प्शन को पढ़ना है। एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है। एब्जॉर्प्शन क्या है? बल्क फिनोमेना है। मतलब सरफेस मतलब केवल पार्टिकल मॉलिक्यूलर स्पीसीज जो आएंगे केवल सरफेस पे जाके चिपक जाएंगे। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? पूरा का पूरा बल्क लपेटे में आएगा, चपेट में आ जाएगा। ठीक है,
ये हो गया दोनों में डिफरेंस। अब एड्जॉर्प्शन के दो भाई, एड्जॉर्प्शन के दो बच्चे कौन कौन से, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। अच्छा, केमिकल एड्जॉर्प्शन फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी है कि वो दोनों क्या है? सरफेस फेनोमेना है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। तो डिफरेंस, ऑब्वियसली डिफरेंस है तभी दोनों हुए हैं। और डिफरेंस क्या है? ट्विंस नहीं है, पहली बात। डिफरेंस क्या है? पहले अगर हम देखा जाए, जो यहाँ पे अट्रैक्शन है एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ड्यू टू वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या है? केमिकल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। ओके, दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरी पॉइंट ये है कि एक रिवर्सिबल है, दूसरा इरिवर्सिबल है। कौन है रिवर्सिबल? फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल है, केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल है। ओके, मतलबी कौन है? मतलबी केमिकल एड्जॉर्प्शन है, और मतलबी कौन नहीं है? ये है फिजिकल एड्जॉर्प्शन मतलबी नहीं है। इस तरह के हम जो पॉइंट्स हैं हमें ध्यान में रखना है ताकि आपकी चीजें हो जाए। टेम्परेचर के साथ हमने रिलेशन देखा कि XYM और टेम्परेचर के साथ अगर रिलेशन देखा जाए तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में डिक्रीज करता है जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में इनिशियली इंक्रीज करता है देन डिक्रीज करता है। अच्छा, प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है? प्रेशर के साथ दोनों का सेम रिलेशन है। क्या होता है? वो इनिशियली क्या होता है? कुछ रेंज तक वो बढ़ता है जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बातें ये सब चीजें पूरी की पूरी एड्जॉर्प्शन, पूरी की पूरी केमिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, जो डिफरेंस होने चाहिए, फ्रेंडलिच आइसोथर्म क्या कहती है ये भी हमने देख लिया। तो फ्रेंडलिच आइसोथर्म, एक और आता है लैंगमीर, जो कि थोड़ी बहुत कहीं कहीं लिखी होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है तो आप वहां पे नहीं जाएं। ठीक है, फ्रेंडलिच आइसोथर्म के लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये थी कि हाई प्रेशर रीजन में ये हाई कर गया, मतलब ये रिलेशन बता नहीं पाए कि प्रेशर के साथ इसका इंडिपेंडेंट रिलेशन क्या होता है। बस ये बताते हैं कि एन इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है, सैचुरेशन लेवल आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसे देखने को मिलती है। ओके, सो अब हम बात करेंगे कौन से पार्टिकल्स की हम बात करेंगे, कोलाइडल, लाइफोबिक कोलाइड, ये सब बात करेंगे, लाइफिलिक, ये सब क्या होती है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने एग्जॉस्टिवली वीडियो डिस्कशन किया था, राइट? सारे पॉइंट्स हमने क्लियर किए थे, किस तरह से हमें पॉइंट्स पढ़ाने हैं, मार्क्स किस तरह से मैक्सिमाइज करने हैं। आप अगर इस वीडियो को केवल देखते हो तो आपको 90%, 80 to 90% मार्क्स श्योर है, क्योंकि हमने सारी बातें कर ली। कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या पोर्शन रिड्यूस किया गया है, कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, हमने 100 टॉपिक में डिवीजन करके उसे हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ओके, सारी थ्योरी ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। ओके, अभी तक हमने सारी थ्योरी जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसकी थ्योरी कवर की है। अच्छा, उसी के साथ व्यास आपके लिए लाया है एक प्रोग्राम REV, रिवाइज इफिशिएंटली विथ व्यास। इसमें क्या होगा? सारी चीजें आपने दे दी। आप सोच सकते हो जब मुफ्त में इतना बांटा जा रहा है, अगर वो कोर्स पेड कर दिया जाए तो उससे ज्यादा मिलेगा। यस, डेफिनेटली। अगर ट्रेलर में इतना अंदाज है तो आप सोच सकते हो इस प्रोग्राम में कितना, उस फिल्म में कितना मजा आने वाला है। 10th CBSE बोर्ड के लिए लॉन्चिंग कब है? लॉन्चिंग 14th Jan 2021 को है, राइट? तो आप इस डेट को मिस ना करें, क्योंकि काफी शुभ दिन माना जाता है हमारे कैलेंडर में। ओके, क्विक रिवीजन है, NCERT टॉपिक्स मिलेंगे। विल प्रोवाइड यू क्विक एंड कंसाइज रिवीजन ऑफ NCERT। इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे। थ्योरी रहेगी, हाँ थ्योरी होगी, एग्जाम्पल्स होंगे, साथ में साथ डेरिवेशन होंगे, और फॉर्मूले कैसे याद करने हैं, कैसे उसको अप्लाई करने हैं, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन से फॉर्मूले को कहाँ पे अप्लाई है, दूसरे फॉर्मूले को, ये सारी बातें हम REV में करेंगे। ओके, क्या मिलेगा उसके साथ? गेस्ट पेपर, 5 गेस्ट पेपर विल प्रोवाइड। क्या इसमें होने वाला है? देखो, आपने जो प्रपोज्ड सिलेबस है, प्रपोज्ड जिस तरह से हमारी जो डिजाइन की गई है, CBSE के द्वारा जो प्रपोजल रखा गया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी बेसिस पे हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। गेस्ट पेपर से 95% आपके मार्क्स आ जाएंगे, ये हमारी गारंटी है ना। एक्सटेंसिव रिसर्च भी हमने किया है, ऐसे गारंटी हम नहीं दे रहे हैं ना। टिप्स एंड ट्रिक्स, यस टिप एंड ट्रिक्स ऑब्वियसली मिलेगा। कहां से मार्क्स आ सकता है, कहां से मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, ये सारी बातें होगी। ओके, क्या प्राइस है? प्राइस पे चर्चा कर लेते हैं। टोटल प्राइस 2500 के अप्रोक्सीमेट है, लेकिन उसको 60% डिस्काउंट करके 1000 के अप्रोक्सीमेट कर दिया गया है। 999
999 only. Okay, so just join the Vyas Edification and ऑब्वियसली आरबी प्रोग्राम आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। चलिए इस सॉल्यूशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।